हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक और ब्रांड न्यू रोमांटिक एनिमे लाया हूँ जो एक प्रिंस और विच की कहानी है। वीडियो एंड तक देखना, तुम्हें भी इस विच की खूबसूरती से प्यार हो जाएगा। और अगर कोई लड़की वीडियो देख रही है तो मैं भेदभाव नहीं करता, हमारा प्रिंस भी कोई कम नहीं है, ये बात आपको कुछ ही मिनटों में पता चल जाएगी। कहानी की स्टार्टिंग में हम प्रिंस ऑस्कर को अजूरे मून टावर पे जाते हुए देखते हैं। उनकी फैमिली को साइलेंस विच ने श्राप दिया था कि अब उसकी फैमिली में कोई और वारिस पैदा नहीं होगा, यही उनकी लास्ट जनरेशन है। और इसीलिए इस कर्ज से छुटकारा पाने के लिए प्रिंस टावर पे जा रहा था। अगर वो उस टावर के चैलेंजेस को फेस करता हुआ टॉप पे पहुंच जाएगा तो वो विच से एक विश मांग सकता है। उसके साथ लेजर था, वो कहता है ये डेंजरस हो सकता है, चलो वापस चले, कहीं विच एक और कर्ज ना दे दे। ऑस्कर कहता है तब का तब देखा जाएगा। लेजर कहता है पर कोई और रास्ता भी तो हो सकता है। ऑस्कर कहता है 15 साल से उसी की तलाश कर रहा हूँ पर कोई रास्ता नहीं मिला। वो अजूरे टावर के अंदर जाते हैं और लेजर पूरे टाइम प्रिंस को वापस चलने को कह रहा था। उसका कहना था अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कैसल में वापस जाकर क्या बोलूंगा। ऑस्कर उसे नीचे रुकने को कहता है पर लेजर नहीं मानता, वो उसके साथ जाता है। अब फर्स्ट फ्लोर पे उन्हें बहुत सारे सांप दिखते हैं। ऑस्कर एक को पकड़ लेता है और कहता है ये जहरीले नहीं है, डरो मत। और उनका पहला चैलेंज था स्टोन की दीवार को पार करना जिस पे कुछ लिखा हुआ था। ऑस्कर कहता है ये 300 साल पुरानी बात है जो अनसॉल्व थी, पर 100 साल पहले इसे सॉल्व कर दिया गया। तो वो बड़ी आसानी से इस चैलेंज को पार कर लेता है और वो सेकंड स्टेज पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। सीन विच पे आता है। उसकी असिस्टेंट लिटोला विच को बताती है बहुत टाइम बाद कोई चैलेंजर आया है और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। विच कहती है अगर वो फेल हुआ तो तुम्हें पता है क्या करना है। वो अभी तक बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं पर ज्यादातर लोग फर्स्ट गार्डियन को भी पार नहीं कर पाते। और उधर ऑस्कर ने फर्स्ट गार्डियन को मार दिया था। वो दोनों आधे रास्ते पे आ चुके थे। ऑस्कर पूछता है लास्ट टाइम जो इस टावर के टॉप पे पहुंचा था वो मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर थे ना। लेजर कहता है हाँ, 70 साल पहले उस टाइम वो टोटल 10 लोग गए थे पर सिर्फ किंग रेगियस ही टॉप पे पहुंचे थे। अब वो एक और गेट के सामने पहुंचते हैं। ऑस्कर गेट ओपन करता है और लेजर ने तो पूरे रास्ते यही रोना लगा रखा था, चलो वापस चलते हैं। पर ऑस्कर के लिए सब कुछ आसान था। इस रूम में 2 चमगादड़ के स्टैचू थे जो उनपे हमला करने लगते हैं। ऑस्कर उनसे फाइट करता है। लिटोला विच को बताती है उन्होंने स्टैचू रूम क्रॉस कर लिया है। विच कहती है वो कितने लोग हैं, मैं चाय बना रही हूँ। लिटोला कहती है तो वो 2 पर फाइट बस एक कर रहा है। विच को लगता है अकेले वो टॉप पे कभी नहीं पहुँच पाएगा और उसकी चाय वेस्ट हो जाएगी। तभी लिटोला कहती है उसने बड़ी आसानी से सब क्लियर कर लिया। दूसरी तरफ ऑस्कर ने चमगादड़ जैसे बीस्ट को मार दिया था। तभी वहाँ की जमीन टूटने लगती है और लेजर और ऑस्कर के बीच गड्ढा बन गया था। ऑस्कर उसे बचाने के लिए जंप करने वाला था पर लेजर मना कर देता है। वो कहता है मैं उस टाइम का इंतजार कर रहा हूँ जब आप राजा बनोगे। तभी जमीन टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। ऑस्कर आगे बढ़ जाता है, वो टॉप फ्लोर पे आ चुका था। विच उसका वेलकम करती है और बताती है उसका नाम तिनाशा है, हालांकि बहुत कम ही लोग उसे नाम से बुलाते हैं। ऑस्कर कहता है तुम विच हो, देखने से तो नहीं लगती। तिनाशा कहती है किसी के अपीयरेंस पे सवाल नहीं करना चाहिए। वो बताती है तुम्हारा साथी ठीक है और वो सो रहा है। फिर वो उसे चाय ऑफर करती है। ऑस्कर कहता है तुमने अपनी बॉडी पे कोई मैजिक यूज किया है। तिनाशा कहते है कितने बेकार क्वेश्चन पूछते हो तुम, ये नेचुरल है। ऑस्कर कहता है पर तुम तो 100 साल से भी ज्यादा की हो पर फिर भी तुम्हें एक भी रिंकल्स नहीं आए। तिनाशा कहती है हम इंसानों से बहुत लंबी लाइफ जीते हैं, मेरी बॉडी की एज बढ़ना रुक गई है। फिर वो कहती है अब अपने बारे में बताओ, तुम पहले हो जो यहाँ सिर्फ खुद की मेहनत से आए हो, कम से कम अपना नाम तो बताओ। ऑस्कर अपना पूरा नाम बताता है और उसका सरनेम फरसास था। तिनाशा कहते तुम फरसास रॉयल फैमिली से हो। ऑस्कर कहता है मैं उनका क्राउन प्रिंस हूँ। तिनाशा कहती है रेजियस के डिसेंडेंट। ऑस्कर कहता है मैं उनका ग्रेट ग्रैंडसन हूँ। तिनाशा कहती है हाँ तुम थोड़े बहुत वैसे ही लगते हो, पर रेजियस का फेस काइंड हार्टेड था। ऑस्कर कहता है पत्थर दिल दिखने के लिए सॉरी। तिनाशा हंसने लगती है। ऑस्कर पूछता है तुम यहाँ अकेली रहती हो। वो कहती है नहीं, मेरी एक साथी है। वो लिटोला को उससे मिलवाती है और वो भी बताती है आपका साथी मेरे जादू की वजह से सो रहा है। ऑस्कर पूछता है जो लोग यहाँ से वापस नहीं लौटते उनका क्या हुआ, क्या उन्हें यहाँ दफनाया गया है। तिनाशा कहती है मैं किसी ग्रेवयार्ड के ऊपर नहीं रहती, मैं यहाँ किसी को मरने नहीं देती। ऑस्कर कहता है पर उन स्टैचूज के एक हिट से ही लोग मर सकते हैं। तिनाशा कहती है हिट होते ही वो फर्स्ट फ्लोर पे वापस पहुँच जाते हैं और जो फेल हो जाते हैं उनकी मेमोरीज को बदल कर उन्हें दुनिया के किसी रैंडम जगह पे भेज दिया जाता है। और वैसे भी ज्यादातर लोग बस फेम या खुद को प्रूव करने के लिए आते थे, तो ये फेयर कीमत है। लिटोला कहती है पर जो लोग अपने बच्चों की बीमारी का इलाज या उस तरह की चीजों के लिए आते हैं तो मास्टर इतने काइंड है कि उनके फेल होने पे भी वो विश पूरी कर देती है। तिनाशा कहती है ये नहीं बताना था। ऑस्कर स्माइल करता है। वो कहता है दूसरे विचेस इंसानों के बीच आती जाती रहती है पर तुम नहीं आती। तिनाशा कहती है क्योंकि मैं इंसानों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहती, मेरी पावर ऐसे ही यूज करने के लिए नहीं है। ऑस्कर कहता है काश विच ऑफ साइलेंस भी यही सोचती, वो उसे अपनी फैमिली के
कर्स के बारे में बताता है। उसके डैड और उसे कर्स दिया गया था कि उसका कोई संतान पैदा नहीं होगा। उनका खून जिस भी कोख को टच करेगा वो उन्हें खा जाएगा। तिनाशा पूछती है तुम्हें ऐसा कर्स क्यों मिला? ऑस्कर कहता है डैड इस बारे में बात नहीं करना चाहते थे, इसीलिए मैंने उनसे कभी डायरेक्ट नहीं पूछा, पर शायद ये मेरी मॉम से रिलेटेड था जो मुझे जन्म देने के कुछ टाइम बाद मर गई थी। वो बताता है उसने बहुत सारी स्टडीज करी, रूइंस को एक्सप्लोर किया, पर कर्स से छुटकारा पाने का उसे कोई रास्ता नहीं मिला, इसीलिए वो यहाँ आया है। तिनाशा कहती है इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कर्स को हटाया जा सकता है। वो बताती है मैजिक एक शेयर्ड सेट ऑफ रूल से चलते हैं, पर कर्स कोई रूल फॉलो नहीं करती। ये कर्स देने वाले पे डिपेंड करता है उसने कर्स को तोड़ने का क्या रास्ता डिसाइड किया, पर मोस्टली टाइम कर्स देने वाले ये डिफाइन नहीं करते। तो इन केसेस में कर्स देने वाले भी कर्स को नहीं हटा सकते, पर ऐसे केसेस में डायरेक्ट किसी की जान नहीं जाती। ये थोड़ा गोलमोल होता है। ऑस्कर कहता है पर ये बहुत पावरफुल है। तिनाशा कहती है सही कहा, पर एक्चुअली में ये कर्स नहीं है, तुम इसे ब्लेसिंग कह सकते हो। वो उसके गाल को टच करती है और वहाँ कुछ दिखने लगता है। वो कहती है ये उस ब्लेसिंग का पार्ट है जो मैंने विजिबल कर दिया है। वो बताती है जैसे कर्स दिया जाता है वैसे ही ब्लेसिंग भी दी जा सकती है, और ये कितना पावरफुल होगा ये विच की पावर पे डिपेंड करता है। वो बताती है इस ब्लेसिंग्स में तुम्हारे चाइल्ड को एक पावरफुल फोर्स प्रोटेक्ट करेगी और नॉर्मल मदर इसका पेन नहीं सह पाएगी। वैसे मैजिक से इसका असर कम किया जा सकता है, पर इस पे 20 लेयर्स है। ऑस्कर कहता है तो तुम इसे नहीं तोड़ सकती। तिनाशा कहती है तुम यहाँ तक आए हो तो मैं तुम्हें खाली हाथ तो नहीं भेजूंगी, मैं जो भी कर सकती हूँ करूंगी। वो कहती है तुम्हें बस एक ऐसी वुमेन को ढूंढना है जो तुम्हारे बच्चे की प्रोटेक्टिव पावर को सह सके। ऑस्कर कहता है ऐसी कोई लड़की होगी भी? वो कहती है हाँ, एक या दो। ऑस्कर कहता है अगर वो पहले से ही शादीशुदा हुई या फिर मुझसे बड़ी हुई या छोटी हुई तो? तिनाशा कहती है पहले से शादीशुदा हुई तो तुम कुछ नहीं कर सकते, पर तुमसे बड़ी हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर छोटी हुई तो तुम उसे ऐसे बड़ा करना जैसी लड़की तुम्हें चाहिए हो और फिर उससे शादी कर लेना। और फिर वो मैजिक से लड़कियां ढूंढने लगती है। ऑस्कर कहता है तिनाशा, और वो डर जाती है क्योंकि उसे कोई उसके नाम से नहीं बुलाता। ऑस्कर कहता है क्या तुम साइलेंस विच की पावर को सह सकती हो? तिनाशा कहती है हाँ। फिर उसे रियलाइज होता है ये मुझे अपनी वाइफ बनाना चाहता है। ऑस्कर कहता है मामला सेट हो गया, किसी ऐसे को क्यों ढूंढना जो एग्जिस्ट करती भी है या नहीं पता नहीं। वो कहता है मेरी विश है तुम इस टावर को छोड़ दो और मेरी वाइफ बन जाओ। तिनाशा कहती है मैं ये विश पूरी नहीं कर सकती। ऑस्कर कहता है क्या तुम शादीशुदा हो या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तिनाशा कहती है मेरी शादी नहीं हुई है और मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। ऑस्कर कहता है फिर क्या प्रॉब्लम है? तुम्ही ने तो कहा ना बड़े से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तिनाशा कहती है मैं अपनी ही बात में फंस गई। फिर वो कहते हैं तुम पागल हो गए हो क्या? विच के खून को अपनी रॉयल फैमिली में शामिल करना चाहते हो? ऑस्कर कहता है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तिनाशा कहती है अगर मैं ऐसी विषय पूरी करती होती तो मैं तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड मदर होती। ऑस्कर कहता है मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर पीछे हट गए होंगे पर मैं नहीं हटूंगा। तिनाशा कहती है अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी मेमोरीज बदल दूंगी और तुम्हें वापस कैसल भेज दूंगी। वो उस पे मैजिक करने के लिए रेडी हो जाती है। ऑस्कर भी अपनी तलवार निकाल लेता है। तिनाशा कहती है ये रॉयल तलवार अकाशिया है, ये मैजिकल पावर को खत्म कर देती है, तुम ये लेकर क्यों घूम रहे हो? ये रॉयल ट्रेजर है। ऑस्कर कहता है तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। तिनाशा हार मान लेती है और फिर दोबारा दोनों बात करने का डिसाइड करते हैं। ऑस्कर कहता है मैंने सुना था तुम 70 साल पहले हमारे कैसल में रहने आई थी। तिनाशा कहती है हाँ 6 महीनों के लिए, मैजिक सिखाने और जमीन को हरा भरा बनाने। ऑस्कर कहता है क्या ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की विश थी? तिनाशा कहती है नहीं। ऑस्कर कहता है तो मेरी विश है तुम 1 साल के लिए ये टावर छोड़कर मेरे साथ कैसल में रहोगी। तिनाशा कहती है ठीक है, तो 1 साल के लिए मैं तुम्हारी प्रोटेक्टर हूँ। फिर दोनों बाहर आते हैं। ऑस्कर लेजर को उठाता है और सब कैसल के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में ऑस्कर कहता है अगर बीच में तुम्हारा मन बदल जाए तो तुम हमारे कैसल को अपना घर बना सकती हो। बेसिकली वो शादी का ऑफर दे रहा है। प्रिंस है ना तो नॉर्मल तरीके से प्रपोज थोड़ी ना करेगा, पर तिनाशा कहती है ऐसा कभी नहीं होगा। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है।